Morning all. Today we are going to learn integrity constant. What is integrity constant? We are going to learn today. Integrity constant are set of rules, right? It is used to maintain the quality of information. जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स कोई भी आपके पास जो इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, डेटा के अंदर इनपुट कराते हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को चेक किया जा सकता है कि आपके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो आपके पास, राइट? सो इंटीग्रिटी कंस्टेंट एंश्योर द डेटा इंसर्शन, अपडेशन एंड अदर प्रोसेस हैव टू बी परफॉर्म। किस तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पे क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है, अपडेट हो रही है और प्रोसेस हो रही है, सच इन सच अ वे दैट डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट इफेक्टेड। ठीक है ना, इसके थ्रू डेटा इंटीग्रिटी इफेक्टेड। नाउ thus integrity constant is used to guard against accidental damage to the database। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जब कभी एक्सीडेंटली कुछ डैमेज ना हो जाए तो उसके थ्रू उसके अंदर क्या करता है, वो एज ए गार्ड के रूप में काम करता है डेटा इंटीग्रिटी, राइट? टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी जिसके अंदर आता है आपके पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी अवेलेबल हियर। लाइक सबसे पहला है आपके पास डोमेन इंटीग्रिटी, ऐसे ही एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, और फिर आता है रेफरेंशियल, और फिर आता है की। तो अपन ने की कांस्टेंट कल अपन ने देखे थे, राइट? कई तरह की हमने की आपके पास देखी थी। प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की, कंपोजिस्ट की, रेफरेंशियल की। टाइप्स ऑफ की वी हैव लर्न यस्टरडे, राइट? Now we are going to domain is constant. We will learn entity integrity. We will learn, then we will referential और की constant क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन कांस्टेंट की। तो डोमेन कांस्टेंट्स कैन बी डिफाइंड एज ए डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना, फॉर एन एट्रीब्यूट। जब भी एट्रीब्यूट्स के अंदर जिस तरह की वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो उस टाइम जब आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, उस टाइम डोमेन के ऊपर आप क्या करते हैं, कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट होता है आपके पास जिसके थ्रू आप डेटा वैलिड डेटा को एंटर करा रहे हो। लाइक अगर आपने क्या करा, नेम, स्टूडेंट नेम लिया या डिपार्टमेंट नेम लिया, तो नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है जिसमें अल्फाबेट आपके पास आते हैं, राइट? तो आप उसको स्ट्रिंग असाइन करेंगे या कैरेक्टर असाइन करेंगे, जितने आप कैरेक्टर इनपुट करना चाहते हैं, कैरेक्टर की लेंथ आप असाइन करेंगे। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे इंटीजर, इंटीजर जिसमें आप नंबर्स इनपुट कराना चाहते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, जब कभी आप कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं, है ना, या आप क्या कर सकते हैं, मार्क्स इनपुट कराते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके पास इंटीजर टाइप के नंबर आप इसमें कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। फिर आता है टाइम। तो टाइम के अंदर जब कभी आप क्या करेंगे, पंच इन पंच आउट कराना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय जब आपके पास एंटर हो, ठीक है ना, तो एम्प्लॉय का आपके पास टाइम इन और टाइम आउट आपके पास मेजर आपको कराना हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, राइट? इट्स ए टाइप्स ऑफ डेटा जिसमें किस तरह की वैल्यू आप इनपुट कराना चाह रहे हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर, वो आपको यहाँ पे असाइन करनी होती है। ऐसे ही आपके पास जब कभी आप बच्चा स्टूडेंट जब क्या होता है, क्लास के अंदर इन हो रहा है, क्लास में आउट हो रहा है, तो उसका भी आप क्या करेंगे, डेट टाइम आप इनपुट कराना चाहे, रिकॉर्ड कराना चाहे, तो टाइम कांस्टेंट आप लेके डिफाइन करेंगे, है ना, इन और आउट टाइम। देन आता है डेट। डेट में आपके पास डेट आपके पास कांस्टेंट कब लेंगे, जब कभी डेट ऑफ बर्थ आपको करानी हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग करानी हो, या किसी भी टाइप का आपके पास डेट वैल्यू आपको इनपुट करानी हो, तो आप डेट कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। टाइप डेटा टाइप उसका क्या करेंगे, डेट आप असाइन करेंगे। करेंसी जहाँ पे आपके पास रुपीज में, डॉलर में, या किसी भी करेंसी में आपको डेटा को इनपुट कराना हो, एक्सेट्रा, पढ़ेंगे हम इसको जब कभी डिफाइन करेंगे तब, क्लियर होगा। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। डोमेन ऑफ वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है आपके पास, जब कभी आप एंटर करते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके पास, इन दी करस्पॉन्डिंग डोमेन को रिलेट करते हैं, राइट? कि पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हैं, उस एट्रीब्यूट्स के अंदर किस तरह की वैल्यू आप इनपुट कराना चाह रहे हैं।
हियर इट इज द एग्जांपल। देखिए, अब आईडी लिया, नेम लिया, सेमेस्टर लिया और एज लिया, राइट। तो जिसमें आपके पास क्या करते हैं, एक बार बैक ले रहा हूँ वापस में, 2 मिनट। जिसमें आपने क्या करा, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, आईडी नंबर्स आ रहे हैं, स्ट्रिंग आ रही है, फिर आपके पास एज देखिए। एज में क्या हो रहा है आपके पास, जब कभी आप एज इनपुट कराते हैं तो एज क्या होते हैं आपके पास, नंबर्स में होती है। 17, 24, 21, 19 जो एज आपके इनपुट होती है। अब यहाँ पे अगर किसी ने ए बी आपके पास टाइप कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट अलाउड आपके पास मैसेज डिस्प्ले करेगा, आपका एरर शो करेगा। इट मीन्स बिकॉज ऑफ एज इज एन इंटीजर एट्रीब्यूट, कि यहाँ पे आपने क्या करा है, कांस्टेंट डिफाइन करा है कि इसमें एज जब इनपुट हो तो केवल क्या हो, इंटीजर वैल्यू इनपुट होगी, नंबर है ना। एंटिटी इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी में क्या होता है आपके पास, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट स्टेट दैट प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नल। कि मीन्स आपके पास जब प्राइमरी की आप डिफाइन कर रहे हैं, तो प्राइमरी की तो आपने डिफाइन कर दी, की असाइन कर दी, बट जब कभी आप प्राइमरी की को आप क्या करेंगे, खाली छोड़ के आगे जाना चाहेंगे रिपोर्ट को, तो वहां पे क्या होगा, प्राइमरी की क्या होगी, वो आपके पास एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आप प्राइमरी की खाली नहीं छोड़ सकते, इट मीन्स नल वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको असाइन करनी होगी, राइट। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो इन रिलेशन, and if the primary key has null value then we can't identify those row। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपके पास, जब कभी अपन प्राइमरी की कब डिफाइन करते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप उससे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ईच रो और टपल को, जिसको रिलेशनशिप आप प्रोवाइड भी करेंगे तब भी आपके पास कहाँ काम आएगी प्राइमरी की। अगर प्राइमरी की खाली होगी तो क्या होगा आपके पास, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा उस रो को वो आपके पास। इसीलिए एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट में आपके पास इस तरह के कांस्टेंट आपके पास असाइन होते हैं, राइट। अ टेबल कैन कंटेंट अ नल वैल्यू अदर देन द प्राइमरी की फील्ड, कि प्राइमरी की को छोड़कर बाकी के अंदर क्या हो सकता है आपके पास, नल वैल्यू कैन बी असाइन, ओके। कंटेंट में आपके पास नल वैल्यू आप डाल के भी आगे काम कर सकते हैं, बट प्राइमरी की हैव टू बी अ स्पेसिफिक वैल्यू, जिसमें आपको कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी जो कि आपके पास क्या होगी, रिपीटेड नहीं होगी, ओके। क्लियर होगा ये एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट और कांस्टेंट। हियर इट इज द एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी नॉट अलाउड एज ए प्राइमरी की, कांट कांस्टेंट एंड नल वैल्यू, राइट। अब आता है प्राइम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो अभी हमने पढ़ा, पहले आपके पास डोमेन, फिर हमने देखा इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी, फिर हमने देखा रेफरेंशियल। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट आ स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल, जहाँ पे दो टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप प्रोवाइड करनी है, राइट। इन दी रिलेशनल integrity constant if a foreign key in table 1 refer to the primary key table 2, कि आपके पास फॉरेन की आपके पास क्या डिफाइन करी हुई है आपने टेबल 1 के अंदर, और वो रेफर कर रहा है किसको, प्राइमरी की, जिसको टेबल 2 में असाइन करनी है। देन एवरी वैल्यू ऑफ फॉरेन की इन टेबल 1, ठीक है, मस्ट बी नल और अवेलेबल इन दी टेबल 2। मीन्स आपके पास क्या होगा, जब कभी एक की एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशन देते हैं तब अपन क्या करते हैं, उसको फॉरेन की डिफाइन करते हैं। तो वहां पे आपके पास फॉरेन की के अंदर जब भी आपके पास आप इसको असाइन करना जा रहे हैं प्राइमरी की को, तो प्राइमरी की आपके पास जो टेबल है आपके पास जिसमें आपने प्राइमरी की डिफाइन की है, मस्ट बी नल और अवेलेबल इन दी टेबल 2, कि वहां पे आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपके पास खाली अवेलेबल होनी चाहिए टेबल 1 के अंदर, राइट। क्योंकि टेबल 1 के अंदर तो आप क्या करेंगे, डेटा डालेंगे टेबल 2 से फेच करते हुए, है ना, प्राइमरी की को। तो इसीलिए आपके पास ये चीज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में मेंटेन होनी चाहिए, राइट। हियर इट इज एग्जांपल। देखिए, टेबल 1 में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम,
एम्प्लॉय नेम किया गया, एम्प्लॉय ने ये नंबर होगा, आईडी होगा, फिर नेम होगा, फिर एज होगा, फिर डी नंबर होगा, डिपार्टमेंट नंबर। ओके। अब जो डी नंबर है आपके पास, तो डी नंबर क्या हो रहा है, 11, 24 या 13 जो आपने असाइन करी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, प्राइमरी की है आपके पास टेबल 2 के अंदर डी नंबर, और टेबल 1 के अंदर जब डेटा आपके पास आ रहा है तो टेबल क्या हो रहा है आपके पास, टेबल 1 के अंदर देखिए 11, 24 और 13 जो रिकॉर्ड आपके पास है वो अवेलेबल होंगे प्राइमरी की के थ्रू टेबल 2 के अंदर। हियर इट इज 18 जो आपके पास आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉट अलाउड इन दी 18 नंबर रिकॉर्ड। क्यों? इज नॉट डिफाइन अ प्राइमरी की, क्योंकि इसकी प्राइमरी की डिफाइन नहीं करी है आपने यहाँ पे। तो प्राइमरी की नहीं होगी, फॉरेन की जब आपके पास कॉल हो रही है प्राइमरी की से, तो वहाँ पे आपको प्राइमरी की ऑफ टेबल 2 जो नीचे बनी हुई है, एंड इन टेबल 1 डी नंबर इज फॉरेन की डिफाइन। तो इस तरह की आपके पास जब वैल्यू होगी तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉल करती है आपके पास कि एटलीस्ट कम से कम जिसमें से आप प्राइमरी की से डेटा आप ले रहे हैं, तो वहां पे वो डी की में एटलीस्ट कम से कम वो वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, उसी को आपको यहाँ पे ये फैच करेगा। राइट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझ में आया होगा आपके पास ना। अब आता है की कांस्टेंट। की कांस्टेंट्स क्या होते हैं आपके पास, की आर आइडेंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू डिफाइन आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। ये एंटिटी सेट को यूनिकली आपके पास सेट करने के लिए काम आता है की कांस्टेंट। जैसा हमने कल पढ़ा था, की कांस्टेंट कल बहुत सारे देखे थे हमने। एन एंटिटी सेट कैन हैव मल्टीपल कीज, एक एंटिटी सेट के अंदर मल्टीपल कीज हो सकती है, बट आउट ऑफ विच वन की विल बी प्राइमरी की, इसमें से कोई ना कोई एक तो क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, है ना। अब प्राइमरी की कंटेंट आर यूनिक और नल वैल्यू इन द रिलेशनल डेटाबेस, उसमें क्या होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना, और नल वैल्यू इन द रिलेशनल टेबल, जिसमें रिलेशनल टेबल में आपके पास वो नल या क्या होगी, प्राइमरी की कंटेंट होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे आपने क्या करा हुआ है, 1000 आईडी आ रहा है, फिर 1001 आ रहा है, फिर 1002 आ रहा है, फिर 1003 आ रहा है, फिर वापस 1002 डाल दिया। तो 1002 इज नॉट अलाउड हियर, बिकॉज बिकॉज क्या है आपके पास, ऑल रो मस्ट बी यूनिक। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि कांस्टेंट की आपके पास जो भी आप वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं उसकी एंटिटी सेट के अंदर सेम वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू नहीं होगी तो की कांस्टेंट आपके पास साइन होगा, जिसके थ्रू आपके पास एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? तो मैट भी एक्सरसाइज ये क्लियर होगी अपने पास, चारों अपन की पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ी है अपन ने? सबसे पहले देखा आपके पास, कौन सा देखा आपने, डोमेन, फिर एंटिटी, फिर आपने रेफरेंशियल और फिर की कांस्टेंट। राइट। एक सेकेंड में इसका एक बार स्नैपशॉट डाल लेता हूँ। अब आते हैं रेफर, क्या है आपके पास, रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस क्या होते हैं आपके पास, देयर आर एन अल्टरनेट वे टू फॉर्मेटिंग क्वेरीज नॉन एज ए रिलेशनल कैलकुलेट। एक अल्टरनेट वे है आपके पास फॉर फॉर्मेटिंग क्वेरीज का, फॉर्मुलेटिंग क्वेरीज का। तो इस क्वेरीज कैसे जनरेट होती है उसके अंदर आपके पास, अपन जब एसक्यूएल वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे रिलेशनल कैलकुलस आपके पास देखते हैं कि क्या होता है। रिलेशनल प्लस इज अ नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज। जो आप एसक्यूएल वगैरह पढ़ते हैं वो प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज होती है, पीएल एसक्यूएल। लेकिन यहाँ पे नॉन प्रोसीजर एसक्यूएल, नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज होती है रिलेशनल कैलकुलस। इन दी नॉन प्रोसीजर कैलकुलस क्वेरीज लैंग्वेज द यूजर इज कंसर्न विद द डिटेल ऑफ हाउ दी ऑप्टेन एंड दी रिजल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे इस पे काम करता है, हाउ दी ऑप्टेन क्या है आपके पास,
डिटेल और रिजल्ट के ऊपर एंड रिजल्ट के ऊपर काम करता है, राइट। द रिलेशनल कैलकुलस टेल्स व्हाट टू डू बट नेवर एक्सप्लेन हाउ टू डू। यहाँ पे ये रिलेशनल कैलकुलस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब भी आपके पास वो बताता है व्हाट टू डू करना क्या है, बट हाउ टू डू कैसे करना है, अब क्या, हाँ, एक्सप्लेन, नेवर एक्सप्लेन थी हाउ टू डू। ये तो बताता है कि व्हाट टू डू करना क्या है, बट कैसे करना है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता है, राइट। The most commercial relational language are based on aspect of relational calculus, including SQL, QB or SQL Quell, right? Why it is called relational calculus? It is based on क्या है आपके पास, predicate calculus. A name is derived from branch of symbolic language. किससे आपके पास derived हुआ है, ये आपके पास symbolic language से, okay? Predicate predicate is a truth value function with argument. On substituting value for the argument, right? The function result in an expression called a proposition, right? Propositions आपके पास कहलाती है वो function of result expression जो आपके पास called होता है by proposition. It can be either true or false. क्या हो सकता है वो true या false होगा. It is a Taylor version of a subset. The predicate calculus to communicate with the relational database. Relational database से communicate करने का टेलर वर्जन है आपके पास नाउ। यहाँ पे आपके पास बात करते हैं तो देखिए मैनी कैलकुलस एक्सप्रेशन इन्वॉल्व इन क्वांटिफायर्स आपके पास है। टू क्वांटिफायर्स आपके यूज में आते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एक आता है एक्सटर्नल क्वांटिफायर्स। तो ये आपके शायद इसमें होंगे या नहीं होंगे, इसको देख के अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन इतना ही देखते हैं इसमें रिलेशनल कैलकुलस में आपके, राइट। तो रिलेशनल कैलकुलस बेसिकली क्या है आपके पास, जो कि आपके क्या करता है, आपके ऑल्टरनेट वे प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिंग क्वेरीज को, इज कॉल्ड है रिलेशनल कैलकुलस, राइट। नहीं देखते हैं कि अपन प्रोसीजर लैंग्वेज पढ़ेंगे या एसक्यूएल पढ़ेंगे तो उसमें अपन इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज को हम यहाँ पे ज़्यादा एज अपने जितना रिक्वायर्ड है उतना अपन देख लिया अपन, है ना। और कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछिएगा रिलेशनल कैलकुलस के रिगार्डिंग, राइट। तो टुडे व्हाट वी हैव लर्न, सबसे पहले हमने देखा आपके पास क्या चीज, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट देखे जिसमें आपके डोमेन कांस्टेंट आया, फिर आया आपके पास एंटिटी एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट आया, फिर रेफरेंशियल और की, फिर अपने देखा आपके पास रिलेशनल कैलकुलस, राइट। तो ये था आपके पास जो अभी हमने इसको कवर करा। नेक्स्ट चैप्टर हम देख लेते हैं। इसमें किसी तरह की कोई क्वेरीज हो तो पूछिए किसी को। नो क्वेरीज। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करता हूँ मैं। इंटीग्रिटी कांस्टेंट आपके कंप्लीट हुआ। तो नाउ वी टुडे वी हैव स्टार्टेड नॉर्मलाइजेशन, ओके। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, क्या होता है, उसको अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो थ्योरेटिकल अपन पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, फिर अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह क्या होती है ना। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में आपके पास सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है आपके पास, चलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले अपन, ठीक है ना। A functional dependency is a relationship that exists between two attributes, जहाँ पे दो attributes के बीच में आपके relationship प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। अभी तक अपन क्या कर रहे थे आपके पास, अभी अपन ने देखा आपके पास सारे जो अपन ने रिलेशन देखे वो एंटिटी के बीच में देखे थे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपन एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, राइट। इट इज टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की और नॉन एट्रीब्यूट्स विद इन द टेबल, जिसमें एक तो प्राइमरी की होती है और बाकी क्या होता है, नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी भी तरह की अपने डिफाइन नहीं होती है। तो जैसे एक्स
वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास दी लेफ्ट साइड ऑफ एफ डी जो क्या है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नॉन एज ए क्या कहलाती है, डिटर्मिनेट कहलाती है, ठीक है ना, डिटर्मिनाइंट्स, ठीक है ना। द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज नॉन एज ए डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट साइड में जो y है वो डिपेंडेंट है आपके पास, राइट, और लेफ्ट साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट कहलाता है आपके पास, डिटर्मिनेंट, राइट। फिर फॉर एग्जांपल एज्यूम वी हैव द एम्प्लॉय टेबल विथ एट्रीब्यूट्स, जहाँ पे एम्प्लॉय टेबल एट्रीब्यूट जिसमें एम्प्लॉय आईडी दे रखा है, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एड्रेस, वी हैव थ्री attributes in employee table. तो here it is the employee ID, जो attributes है ये uniquely identify है आपके पास, जो कि employee name attributes and of employee table, because if we know the employee ID we can't tell the employee name associate with it, ठीक है ना। यहाँ पे किसी तरह का एम्प्लॉय नेम इसके साथ एसोसिएट नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन बी रिटर्न एज, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना, जो कि क्या होगा आपके पास एम्प्लॉय नेम से, राइट। तो एम्प्लॉय नेम आपके पास डिपेंडेंट है किस पे, आपके पास एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना। देख रहे हो आपके पास, जैसे आपके पास वहां पे अपन ने देखा था ऊपर एग्जांपल, वही यहाँ पे आपके एग्जांपल दिखा रहा है, एसोसिएट विद इट किसके साथ है, वो एम्प्लॉय आईडी के साथ, राइट। यहाँ देखिए एक बार, ओके, ये एक्स वाई। तो लेफ्ट साइड आपके पास क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है, और राइट साइड इज डिपेंडेंट कहलाएगा, ओके। तो इधर लेफ्ट साइड आईडी है और राइट साइड क्या है, एम्प्लॉय नेम है। वैसे ही जैसे आईडी एट्रीब्यूट्स कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई और नेम एट्रीब्यूट्स ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, बिकॉज इफ we know the ID we can't we can tell that employee name associate with it, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय नेम किसके साथ एसोसिएट हुआ है, आईडी के साथ, तो इस तरह से आप उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी शो करेंगे, राइट। we can say that employee name functionally dependent on employee ID, तो फंक्शनली किस पे डिपेंडेंट है वो आपके पास, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, राइट। नेक्स्ट आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास दो तरह की होती है, एक है आपके पास ट्रेवेलेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी, दूसरा नॉन ट्रेवेलेंट डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फर्स्ट इज आपके पास ट्रेवेलेंट डिपेंडेंसी जिसमें ए बी के ऊपर, ठीक है ना, हैज ट्रेवेलेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ बी आ सेट ऑफ ए, ठीक है ना। अगर बी क्या है आपके पास, सेट ऑफ ए का है आपके पास, तो इसके ऊपर आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी आपके पास, ठीक है ना, ट्रेवलर। नहीं तो आपके पास ट्रेवियल। नेक्स्ट आपके पास दी फॉलोइंग डिपेंडेंसी आर ऑल्सो आपके पास लाइक हियर इट इज द ए ऑफ ए बी देन ए, ठीक है ना। फॉर इधर एग्जांपल देखिए आपके पास, कंसीडर अ टेबल ऑफ टू कॉलम, जहाँ पे आपके पास दो कॉलम की टेबल बनी हुई है, जिसमें एक एम्प्लॉय आईडी है और दूसरा क्या है, एम्प्लॉय नेम है। तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम इस तरह से आपके पास डिपेंडेंट होगा, देखो एम्प्लॉय आईडी इज अ, जो आपके पास क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको डिस्प्ले करेगी इसमें, ठीक है ना, राइट। एम्प्लॉय आईडी जो है वो, एंड एम्प्लॉय आईडी इज अ सेट ऑफ, जो कि आपके पास क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम की तरह सेट सबसेट डिक्लेयर होगा इसका, हियर इट इज द एग्जांपल सबसेट, ओके। ऐसे ही आपके पास यहाँ देख रहे हैं अपन, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना, जो कि आपके पास आईडी और आईडी के ऊपर डिपेंड भी होगा आपके पास, एंड एम्प्लॉय नेम क्या होगा, एम्प्लॉय नेम के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है ना। टू टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। Just a second, हाँ। If you have any question, you can ask me. Just a second.
देखो, ट्रिवियल डिपेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लियर होगी मेरे ख्याल से। नाउ हियर इट इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो अपन ने देखा आपके पास, ए बी हैज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जब बी क्या होगा आपके पास, सबसेट ऑफ ए का ही होगा, तब भी ट्रिवियल डिपेंडेंसी आपके पास कॉल होगी। द फॉलोइंग डिपेंडेंसी आर आल्सो ट्रिवियल लाइक, यहाँ पे ए फॉर ए के ऊपर ए से आपके पास होगी, और बी टू बी भी हो सकती है, राइट। जो नीचे एग्जांपल में देखा हमने, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आपके नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ए B has non-trivial functional dependency if B is not a set of A। जब B आपके पास set of A का आपके पास नहीं होगा, तब आपके पास क्या होगा, B is not set of A, कि B जो है वो set of सबसेट ऑफ A का नहीं है, तो आपके पास नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास शो करेगा। व्हेन अ इंटरसेक्शन B इज नल, जैसे आपके पास इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास नल नल छोड़ दिया, ठीक है ना, जो बेसिकली नल एम्प्टी है, तो देन ए बी इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, कंप्लीट नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहलाएगी, ठीक है, राइट। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है। अब जैसे आईडी, देन नेम, फिर आपका नेम, देन क्या कर दिया आपके पास, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल आपके सामने आ गया है, राइट। क्लियर होगा, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है आपके पास, वो क्लियर होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, दो टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी देख लीजिए फिर से थोड़ा सा। फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, जहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट टू एट्रीब्यूट्स, जहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स आपके पास जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आप एक्चुअली में उसकी रिलेशनशिप चेक करते हैं, तो दैट इज तो वो कहलाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे आपके पास टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन प्राइमरी की विद इन टेबल। एक टेबल के अंदर बाकी एक प्राइमरी की डिफाइन करी, बाकी आपके पास नॉन प्राइमरी की है। तो वहां पे आप क्या करते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना चाहते हैं, तो वो आप क्या करेंगे, एक्स वाई, जैसे यहाँ पे आपने डिफाइन करी, तो लेफ्ट आपके साथ जो है वो चेक करेंगे वाई से। तो यहाँ पे वाई जो होगी वो क्या होगी, डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना। और जो एक्स होगी वो क्या होगी, डिटर्मिनेंट होगी आपके पास, राइट। तो जैसे एग्जांपल देखा था आईडी, जो क्या है, एम्प्लॉय नेम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय नेम आपके पास डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आईडी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करता है, राइट। वी कैन से लाइक एम्प्लॉय नेम इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन आईडी, आईडी के ऊपर डिपेंड है। अब जो एग्जाम्पल देखे थे वो हमने देखे थे आपके पास। तो अब इसके अंदर फर्दर आपको क्लासिफाइड करते हैं दो तरह से। फर्स्ट चीज क्या है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और सेकंड था नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल में क्या होता है आपके पास, ए बी हैज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ, कब, जब बी इज सबसेट ऑफ ए होगा, तब तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी होगी, राइट। अगर आपके पास नॉन में क्या होगा, नॉन में आपके पास बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सिंपली यहाँ एग्जांपल देख लीजिए और यहाँ इसका मीनिंग देख लीजिए। वो तो क्या होगा आपके पास, बी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए अगर बनता है, तब तो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगा। अगर जब आपके पास बी नॉट अ सबसेट ऑफ ए है, तो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल कहलाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कैसे है आपके पास देखिए, हियर आर फॉलोइंग also trivial की A of A और B of B। कंसीडर आर टेबल टू कॉलम, जिसमें आईडी और एम्प्लॉय नेम मिल गया। तो आईडी और नेम ये आपके पास ट्रिवियल है, राइट। फंक्शनल डिपेंडेंसी है एज, कैसे कि आईडी इज अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी और नेम से, है ना। इज ऑल्सो आईडी ऑफ आईडी, एंड आपके पास क्या होगा, नेम ऑफ नेम होगा, आर ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ओके। और यहाँ पे आपके पास बी इज नॉट a subset of A, that is called non-trivial, जिसमें when intersection is B is null, then A B is called complete non-trivial, जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आईडी नेम और नेम डेट ऑफ बर्थ। अब बात करते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन।
नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फॉर्मेट, वो अपन देख लेते हैं। फिर अपन इसके प्रोसेस देख लेंगे, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म वगैरह क्या होता है ना। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, आपके पास लार्ज डेटाबेस डिफाइन एज एज सिंगल रिलेशन में रिजल्ट इन डेटा डुप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास डेटाबेस मेंटेन होता है एज ए सिंगल रिलेशन में रिजल्ट इन डेटा डुप्लीकेशन। दिस रिपीटेशन ऑफ डेटा क्या होता है आपके पास में रिजल्ट इन क्या हो सकता है, रिपीटेशन ऑफ डेटा होगा तो देखिए क्या क्या चीजें इसके पास हो सकती है। मेकिंग रिलेशन वेरी लार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेशंस काफी बड़े होंगे क्योंकि टेबल आपके पास कई ज्यादा बनेगी। आपके पास रिलेशन मतलब जो टेबल के बीच में होते हैं ना, एंटिटी, तो कई सारे रिलेशन आपके पास वेरी लार्ज होंगे। इट्स इट इजंट इजी टू मेंटेन, ठीक है ना, कि उसको मेंटेन करना इजी नहीं होगा पहली चीज। एंड अपडेट डेटा ऑल्सो एज इट वुड इन्वॉल्व सर्चिंग मैनी रिकॉर्ड इन रिलेशन। क्योंकि आपके पास क्या होगा, वो काफी रिलेशंस में जाके वो डेटा को क्या करेगा, सर्च करेगा, ठीक है ना। अब काफी डेटा के अंदर सर्च करना टाइम कंज्यूमिंग है आपके पास, प्लस आपके पास क्या होगा, उसको मेंटेन करना और अपडेट करना भी वेरी टिपिकल हो जाएगा आपके पास, राइट। So, wastage and poor utilization of disk space and resources, जिसके थ्रू आपके पास क्या होगा, सबसे पहला तो वेस्टेज है एंड पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्क। क्योंकि डिस्क डिस्क का क्या है, आपके पास स्पेस भी हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे और रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज होंगे, क्योंकि आपके पास एक ही डेटा को बार बार हम अलग अलग जगह से कॉल करेंगे, राइट। सो द लाइक्लीहुड ऑफ एरर एंड क्या है, इनकंसिस्टेंसी इंक्रीज। तो इसके थ्रू क्या होगा, आपके पास एरर सबसे ज्यादा आपके पास गुंजाइश होगी आने की, प्लस इनकंसिस्टेंसी भी आपके पास यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है ना। कि आपके पास यूजर को कौन सा डेटा एक्सेस करना है वो आपके पास काफी आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। सो टू हैंडल these प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए वी शुड एनालाइज एंड डिकम्पोज द रिलेशंस with redundant data into smaller, लाइक छोटे छोटे आपके पास स्ट्रक्चर बना के आप रख सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, सिमिलर एंड वेल स्ट्रक्चर रिलेशन दैट आर सेटिस्फाई डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कि आपको जैसी रिक्वायर्ड है, डिजायर है, वैसी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करके रख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ decomposing the relations into relations with fewer attributes। जहाँ पे आप क्या करते हैं, एक प्रोसेस कहलाती है नॉर्मलाइजेशन, सिंपल सी, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन करता है आपके पास वो रिलेशन इनटू रिलेशंस विथ फ्यूअर एट्रीब्यूट्स के साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज लेते हुए, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपके पास किस लिए काम आती है, कि आपके पास डेटा रिडंडेंसी को, डुप्लीकेशन को कम करें, रिपीटेशन ऑफ डेटा को आपके पास कम करें। क्योंकि जो रिपीटेशन डेटा है वो आपके पास रिलेशन क्या होंगे, वेरी लार्ज स्केल पे अवेलेबल होंगे, जिसके थ्रू आपके पास डेटा मेंटेन करना वेरी टिपिकल होगा, अपडेशन भी टिपिकल होगा। इवन कोई रिकॉर्ड्स आपके पास सर्च करना हो तो वो रिकॉर्ड सर्च करने में भी आपके पास क्या होगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। और सबसे बड़ी चीज है वेस्टेज एंड पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्क स्पेस ऑल्सो। क्या डिस्क स्पेस भी आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे और रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज लेंगे, राइट। सो लाइक्लीहुड ऑफ एरर और इनकंसिस्टेंसी इंक्रीज आपके पास होगी यहाँ पे। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज लेते हैं, राइट। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज है क्या है आपके पास, बेसिकली डिकम्पोजिंग द रिलेशंस इनटू रिलेशंस विथ फ्यूअर एट्रीब्यूट के साथ में, राइट। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज द डेटा इन द डेटाबेस। सबसे पहला तो ऑर्गेनाइज करता है डेटाबेस के अंदर डेटा को। Normalization is used to minimize of redundancy from a relations or a set of relations। जहाँ पे relations और relations के बीच में कई सारे आपके पास set of relations आपके पास मेंशन होंगे वहाँ पे, ठीक है ना। It is also used to eliminate undesirable characteristic like insertion, updation, deletion, anomalies। जो आपके पास डेटा होता है उनको आपके पास यहाँ पे क्या करता है, वो eliminate करता है, हटाता है आपके पास और रिमूव करता है, राइट। Normalization divides divides the large table into smaller, ठीक है ना। छोटे छोटे आपके पास
टेबल के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एंड लिंक देम यूजिंग रिलेशनशिप, कि आप एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, रिलेशनशिप प्रोवाइड कराते जोड़ते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। The normalization form is used to reduce redundancy from the database table। वही जो आपने बात कही थी अभी, ठीक है ना, redundancy आपके पास डुप्लीकेशन को रिमूव करता है, राइट। Why to need normalization? तो अभी आपके पास वही, आपके पास जो मैंने पिछला पढ़ा था वही चीज आ जाएगी। The main reason is normalization, the relation is removing these क्या है, anomalies and failure to eliminate anomalies lead to the data redundancy, क्योंकि आपके पास क्या होगा, कई डेटा redundance होगा आपके पास, लीड करता है जो इसको, and and can cause data integrity and other problem as data grows, ठीक है, database grows। सेकेंड आपके पास नॉर्मलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ गाइडेंस दैट हेल्प टू गाइड यू क्रिएटिंग अ गुड डेटाबेस स्ट्रक्चर। कि आप इससे क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हैं डेटाबेस का, कि किस तरह से मुझे कौन कौन सी टेबल्स चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए। छोटे छोटे आपके पास स्मॉलर कीज के अंदर आप उसका क्या कर सकते हैं, एंटिटी डिफाइन कर सकते हैं। उस एंटिटी को फिर क्या करें आप, रिलेशंस को आप एक सेट ऑफ रिलेशंस में आपको रोल कर सकते हैं, और उससे आपके पास डेटाबेस इजीली मेंटेन की जा सकती है, राइट। हियर इट इज द, क्या है आपके पास, नॉर्मली आपके पास इनटू थ्री कैटेगरी। सबसे पहला इंसर्शन, दूसरा है डिलीट डिलीशन, और तीसरा अपडेशन। तो इंसर्शन रेफर टू व्हेन दी वन कांट इंसर्ट अ न्यू टपल इनटू रिलेशनशिप ड्यू टू द लैक ऑफ डेटा, ठीक है ना, कि जब अगर भी आप क्या कर सकते हैं कि व्हेन वन कांट इंसर्ट, कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं न्यू टपल इनटू अ रिलेशनशिप ड्यू टू लैक ऑफ डेटा, डेटा के कारण, ठीक है, डेटा नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे रिलेशनशिप आपकी इंसर्ट नहीं होगी, है ना, टपल के अंदर। दूसरा है डिलीशन, डिलीशन क्या है, रेफर टू द सिचुएशन वेयर द डिलीशन द डेटा रिजल्ट इन, क्या है आपके पास, अनइंटेंडेड लॉस ऑफ सम अदर इम्पोर्टेंट डेटा, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कुछ और डेटा भी आपके अनइंटेंडेड डेटा जो आपके पास क्या होगा, लॉस होने की गुंजाइश रहती है आपके उसको। फिर आता है अपडेशन एनोमली, जो कि आपके पास अपडेट एनोमली इज, क्या है, व्हेन अपडेट इज अ सिंगल डेटा वैल्यू रिक्वायर्ड मल्टीपल रो ऑफ डेटा टू बी अपडेटेड। तो ये था आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ डेटा मॉडिफिकेशन एनोमली कैन बी कैटेगराइज्ड। नेक्स्ट फिर अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स, कल हम देखेंगे इसके अंदर। अभी हमने सिंपल नॉर्मलाइजेशन देखा आपके पास, व्हाट इज